औद्योगिक विवादों के कारण कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। औद्योगिक विवादों के उत्पन्न होने के कई कारण हैं। आर ए लिस्टर के अनुसार जब श्रमिक अपनी सेवाओं को बेचते हैं और अपने कार्यशील जीवन की सेवाओं खरीदने वाले के यहाँ समय व्यतीत करते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के असंतोष एवं अशांतियाँ उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक ही है। कर्मचारी विशेष रूप से असंतोषजनक कार्य करने की अस्वास्थ्यकर दशाओं, पदोन्नति की संभावनाओं, कार्य संतुष्टि, औद्योगिक प्रबंध में सुधारी, भत्ते की दरों में कमी, अत्यधिक कार्य, इन प्रबंधकों के मनमाने व्यवहार से सुरक्षा पाने में विशेष रूप से रुचि रखते हैं। मनोविज्ञानियों का मत है कि मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती है, जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। क्योंकि श्रमिक एवं कर्मचारी भी मनुष्य हैं, अतः उनकी भी ये आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती है। श्रमिक अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उच्च वेतन चाहते हैं, महंगे भत्ते की उचित दर चाहते हैं तथा बोनस आदि की मांग करते हैं। मानसिक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उद्योग के प्रबंध में हिस्सेदारी चाहते हैं और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाना चाहते हैं। इस प्रकार औद्योगिक विवादों का प्रमुख कारण मनुष्य की आवश्यकताएं ही है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी हो सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता ने 1970 में एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी। इस विचार गोष्ठी में राजकीय उपक्रमों के प्रबंधकों, निजी क्षेत्र के प्रबंधकों, औद्योगिक एवं सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया था। इन तीनों वर्ग के अधिकारियों ने औद्योगिक विवादों की अपनी अपनी अलग अलग सूची तैयार की थी। इन तीन वर्गों के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों के निम्न प्रमुख कारण बताए गए थे। पहला, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधकों या अधिकारियों द्वारा बताए गए कारण। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधकों या अधिकारियों द्वारा बताए गए कारण थे। इन्होंने विवादों के कारणों को ये कारण बताए थे। पहला, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के कारण निश्चित वादों को पूरा न करना, राजनीतिक हस्तक्षेप पर प्रभुत्व, निजी क्षेत्र की ऊंची मजदूरी दरें, आदर्श सेवा योजना की धारणा का स्पष्ट न होना, औपचारिकताओं के कारण श्रम संबंधी निर्णयों में विलंब, एक ही उपक्रम के अनेक संयंत्रों का होना और उनमें परस्पर विरोधी नीतियों का पाया जाना, अधिकार प्रतियोजन कम किया जाना, संचालक मंडलों में श्रम प्रतिनिधित्व का अभाव, संसद तथा संबंधित मंत्रालय का अत्यधिक हस्तक्षेप और विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में भिन्न भिन्न सेवा की शर्तें और अधिक सेवा सुरक्षा, सरकार द्वारा प्रबंधकों का समर्थन न करना और पुरस्कार अथवा दंड व्यवस्था का अभाव या प्रभावहीन होना। दूसरा, निजी क्षेत्र के प्रबंधकों या अधिकारियों द्वारा बताए गए कारण। पहला, श्रम संघों में आंतरिक व पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, श्रम संघों द्वारा समझौतों या अनुबंधों का उल्लंघन, अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप, अतिरिक्त श्रमिकों को निकालने हटाना, श्रमिकों की मांग में निरंतर वृद्धि, श्रमिकों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाना, श्रमिकों एवं प्रबंधकों का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण और श्रमिकों द्वारा उत्पादकता को गौण महत्व। ये कारण निजी क्षेत्र के प्रबंधकों ने बताए थे। तीसरा है, सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा बताए गए कारण, औद्योगिक विवादों के बताए गए कारण। पहला, निजी क्षेत्र के सेवा आयोजकों का संकीर्ण दृष्टिकोण, श्रम संघों में पारस्परिक और आंतरिक प्रतिस्पर्धा, श्रम नीति का प्रभावहीन कर रहना, राजनीतिक दलों द्वारा श्रमिकों का दुरुपयोग, राज के हस्तक्षेप की सीमा का निर्धारण न किया जाना और कार्य कुशलता और उत्पादकता वृद्धि पर बल देना और राज्य के उपक्रमों में अनुशासनहीनता। भारतवर्ष में औद्योगिक विवाद अनेक कारणों से होते रहे हैं। मजदूरी है, भत्ते, बोनस, छटनी आदि कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। ये कारण हैं, इन कारणों को अपन 6 भागों में बांट सकते हैं। जो औद्योगिक विवादों के जो कारण होते हैं उनको अपन 6 बड़े समूह बांट सकते हैं। पहला समूह मजदूरी और भत्ते, दूसरा बोनस, तीसरा कामबंदी, छटनी तथा सेवर्गीय कारणों में मानवीय संबंधों के अभाव, कर्मचारी मान्यता का अभाव, भर्ती प्रणाली, पदोन्नति में पक्षपात, अकारण पदावंती, कर्मचारियों के प्रति उत्पीड़न आदि को सम्मिलित किया जाता है जिनके कारण विवाद हो जाते हैं। चौथा, छुट्टी एवं कार्य के घंटे। पांचवा, अनुशासनहीनता व हिंसा। और छठा, अन्य कारण जिनमें निम्न कारणों से होने वाले विवादों को सम्मिलित किया गया है। विवेकीकरण या आधुनिकीकरण एवं यंत्रीकरण आदि के विरोध के कारण, श्रम संघ को मान्यता न देना, कार्य विधियों एवं कार्य दशाओं,
संचार अवरोध एवं अफवाहें और प्रबंधकों का दुर्व्यवहार और श्रम संघ की प्रतियोगिता आदि है। इस औद्योगिक विवादों के विभिन्न कारणों को यद्यपि 6 भागों में विभाजित किया गया, किंतु औद्योगिक विवादों के कारणों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 3-4 वर्गों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। किंतु अपने इन 6 बड़े समूह बताए औद्योगिक विवादों के कारण के, लेकिन अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन औद्योगिक विवादों के कारणों को 4 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहला आधार होगा आर्थिक कारण, दूसरा वैधानिक कारण, तीसरा प्रबंधकीय एवं तकनीकी कारण और चौथा राजनीतिक कारण। अब हम अपने इस पर इन कारणों पर थोड़ा विस्तृत अध्ययन कर देंगे। पहला कारण है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। औद्योगिक विवादों के कारणों में आर्थिक कारणों का सर्वाधिक महत्व है। अधिकांश भारतीय श्रमिक आज भी सुबह से शाम तक अपने शारीरिक पूर्तियों में लगा रहता है, जो केवल अर्थ से संबंधित होती है। अधिकांश विवाद मजदूरी, बोनस तथा भत्ते बढ़वाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। शाही श्रम आयोग ने उचित लिखा है कि यद्यपि श्रमिक राष्ट्रवादियों, साम्यवादियों अथवा व्यापार हेतुओं वाले व्यक्तियों के संपर्क से भले ही प्रभावित हो, फिर भी हमारा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी महत्वपूर्ण औद्योगिक विवाद ऐसा नहीं हुआ है जिसके पीछे पूर्ण रूप से अधिकांश रूप से आर्थिक कारण न रहे हो। कई दशकों की पूर्व की बात आज भी सटीक रूप से लागू होती है। सामान्यतः आर्थिक कारणों में निम्नलिखित प्रमुख कारण शामिल होते हैं। पहला, मजदूरी एवं भत्ते। भारतीय उद्योगों में कार्य करे श्रमिकों की मजदूरी एवं भत्तों का स्तर बहुत ही नीचा है। परिणामस्वरूप वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में श्रमिकों को विवश होकर मजदूरी एवं भत्ते बढ़वाने के लिए हड़ताल करनी पड़ती है। औद्योगिक विवाद का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 4.5 दशक बीत जाने के बाद भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 दशक हो गए, 7वां दशक चल रहा है। 6 दशक बीतने के बाद हमारे मजदूरी भत्तों के कारण होने वाली हड़तालों की संख्या में बहुत कमी नहीं आई है। अब हड़तालें कम होने लगी है क्योंकि अब थोड़ी उचित कानून का थोड़ा सही ढंग से क्रियान्वयन होने लगा है। दूसरा है बोनस। हमारे देश में बोनस की मांग को लेकर अनेक हड़तालें हुई है और आज भी हो रही है, लेकिन अब पहले जितनी हड़तालें नहीं हो रही, अब कम होने लगी है। कारण कि अब संस्थाएं अपने श्रमिकों को बराबर का हिस्सा देने में विश्वास रखती है। तीसरा कारण कार्यदशाएं। यद्यपि अच्छी कार्यदशाओं का श्रमिकों कार्य क्षमता पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, किंतु हमारे देश में उद्योगपति इस ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। कारखाना अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों में दी गई न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने में भी आनाकानी करते हैं। फलतः श्रमिकों को कार्यदशाओं में सुधार करवाने के लिए भी बाध्य होकर संघर्ष करने पड़ते थे। लेकिन अब कारखाना अधिनियम का सही ढंग से लागू होने से अब बहुत कम संस्थाएं हैं जो कारखाना अधिनियम की पालना नहीं करती है। बाकी अधिकतर संस्थाएं कारखाना अधिनियम 1948 की पालना करती है। छंटनी एवं कामबंदी। कभी कभी स्थायी रूप से कार्यभार कम हो जाता है और श्रमिकों को छंटनी करनी पड़ती है। कभी कभी अस्थायी रूप से भी काम में कमी आ जाती है, अतः कामबंदी करनी पड़ती है। दोनों दशाओं में श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। श्रमिक इसके विरुद्ध संघर्ष करते हैं और छंटनी तथा कामबंदी न करने के लिए बाध्य करते हैं। इसी कारण से हड़ताल भी की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1981 तक छंटनी और कामबंदी के कारण लगभग 20 से लेकर 30% हड़तालें हुई थी, लेकिन अब हड़तालें की संख्या में प्रतिशत में कमी आई है। भर्ती प्रणाली। भारतीय कारखानों में भर्ती की प्रणाली बहुत दोषपूर्ण रही है। श्रमिकों की भर्ती मध्यस्थों के माध्यम से की जाती है। ये श्रमिकों की भर्ती रिश्वत लेकर करते हैं या इसलिए श्रमिकों को मजबूरी का लाभ उठाते हैं। इतना ही नहीं है, मध्यस्थ जब चाहे श्रमिकों को कार्य पर रखवा लेते हैं और जब चाहते हैं तब इन्हें हटवा देते हैं। इससे श्रमिकों को बड़ी ही आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, अतः वे इन परिस्थितियों से तंग आकर विवाद के लिए मजबूर हो जाते हैं। छुट्टियों में कार्य घंटे। कई बार छुट्टियों के कार्य घंटों के प्रश्नों को लेकर भी श्रमिक संघर्ष करते हैं। सन 1973 में हुई भारतीय रेल कर्मचारियों की हड़ताल इस बात का उदाहरण है। इस हड़ताल में ड्राइवरों ने अपने कार्य घंटों को कम करवाने के प्रश्न को उठाया था। हमारे देश में कारखाना अधिनियम तथा काल अधिनियम का निर्माण किया जा चुका है। इन अधिनियमों में कार्य घंटों छुट्टियों के संबंध में पूर्ण प्रावधान है, किंतु प्रावधानों का पूर्णतः पालन नहीं होता है, फलत विवाद होते हैं। वर्ष 1992 के कारण स्वास्थ्य विवाद हुए थे, जो कुल विवादों के 4.2% थे, किंतु पिछले कई दशकों में से अधिकांश वर्षों में इस कारण होते विवाद 1 से 3% के बीच ही रहे हैं। अब दूसरा वैधानिक कारण, लीगल कॉजेज। औद्योगिक विवादों के कुछ वैधानिक कारण भी हैं, जिनमें कुछ निम्नानुसार है। पहला, मांग पत्र या चार्टर।
श्रमिकों को प्रभुओं के समक्ष अपनी बात रखने या मांग पत्र प्रस्तुत करने की मूलभूत अधिकार है, किंतु कुछ सेवा आयोजक कभी कभी अपने श्रमिकों का मांग पत्र लेने से तो कभी कभी उस पर यथासमय बातचीत करने से इनकार कर देते हैं। फलतः विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। सन 1991 में 60% अधिक विवाद इसी कारण हो गए थे, जबकि 1992 में 1993 के कारण होने वाले विवादों का प्रतिशत गिरकर 4.7% और तथा 2.7% हो गया, जो शुभ संकेत है। अब मांग पत्र चार्टर सेवा आयोजक लेने से इनकार नहीं करता है और बातचीत भी करता है इस संबंध में। दूसरा, अनुशासनहीनता एवं हिंसा। अनुशासनहीनता एवं हिंसा कार्रवाई करने के कारण भी औद्योगिक विवाद बहुत अधिक होने लगे हैं। पिछले 10-15 वर्षों में इस कारण से होने वाले विवादों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। 1981 में लगभग 9% विवाद इस कारण से हुए थे, 1991 बढ़कर 18.9% था। 1993 में 25% अधिक हो गए थे। कानूनों का क्रियान्वयन न करना। औद्योगिक विवादों का एक कारण ये भी है कि बनाए गए श्रम कानूनों का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति, औद्योगिक विवाद आदि प्रमुख अधिनियमों का क्रियान्वयन भी कई संस्थाओं द्वारा नहीं किया जाता, फलतः औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं। स्थायी आदेशों, सेवा शर्तों, सुरक्षा उपायों की अवहेलना। कई संस्थाओं में स्थायी आदेशों, सेवा की स्टैंडिंग ऑर्डर, सेवा की शर्तें तथा सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया जाता है। अतः कई विवाद इससे भी उत्पन्न हो जाते हैं। न्यायिक निर्णयों की अवमानना। कई सेवा आयोजक तथा कभी कभी कुछ श्रमिक भी श्रम न्यायालयों अन्य अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन नहीं करते हैं, फलतः विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। श्रम समझौतों को लागू न करना। भारत में श्रम विवाद इस कारण भी होते हैं कि सेवा आयोजक तथा कभी कभी कर्मचारी भी श्रम समझौतों को लागू करने से इनकार कर देते हैं। ऐसा तब होता है जबकि किन्हीं कारणों समझौता किसी पक्षकार के लिए अहितकर या अलाभकारी हो जाता है। कभी कभी पक्षकारों के बीच कोई अनुबंध तो नहीं होता है, किंतु परंपरा के अनुसार श्रमिकों कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है और इसे अचानक बंद कर दिया जाता है, तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण देते, कोई फर्म कानूनी रूप से बोनस या वोट देने के लिए बाध्य तो नहीं है, किंतु पिछले वर्षों देती रही है, तो अब अचानक उस लाभ को देना बंद कर दिया जाता है, तो विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। अब तीसरा कारण है प्रबंधकीय में तकनीकी कारण, मैनेजरियल एंड टेक्निकल कॉजेज। औद्योगिक विवादों के पीछे कुछ प्रबंधकीय तकनीकी कारण भी है जो निम्नलिखित है। पहला, परस्पर विरोधी हित। शताब्दियों से यही माना जा रहा है कि उद्योग में पूंजीपति और श्रमिक दो परस्पर विरोधी हितों वाले वर्ग हैं। आज भी एक सीमा तक ये कथन सही भी है। आज भी इस मानसिकता के कारण कई उद्योगों में समुचित प्रबंध और संचालन की समस्या खड़ी ही रहती है और विवाद होते रहते हैं। कर्मचारियों तथा नेताओं का उत्पीड़न। प्रबंधक श्रम संघ के सदस्य कर्मचारियों, श्रमिकों एवं उनके नेताओं का उत्पीड़न भी करते रहे हैं। श्रम संघों की क्रियाओं में भाग लेने, श्रमिकों तथा उनके नेताओं का स्थानांतरण कर देना, उनके पदोन्नति में बाधाएं डालना, उनके वैधानिक अधिकारों से इनकार करना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे भी औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। कमजोर श्रम संघ। भारत में श्रम संघ बहुत ही कमज़ोर है। इनके सदस्य अशिक्षित हैं तथा कई सदस्य मौसमी हैं। इतना ही एक ही उद्योग में कई श्रम संघ भी पाए जाते हैं तथा उनमें आपसी भेदभाव भी होता है। ऐसे श्रम संघ सेवा आयोजकों या श्रमिकों के बीच सुदृढ़ संबंधों से सूत्रपात करने में भी असमर्थ ही रहते हैं। श्रम संघ को मान्यता न देना। कई सेवा आयोजक अपने श्रमिकों के प्रतिनिधि या श्रम संघ को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। कभी कभी तो सेवा आयोजक अपने स्वार्थवश अल्पसंख्यक सदस्यों वाले श्रम संघ को मान्यता दे देते हैं, फलतः विवाद खड़ा हो जाता है। अयोग्य अपरिपक्व नेतृत्व। हमारे देश में अधिकांश श्रम संघों का नेतृत्व अयोग्य, अकुशल एवं अपरिपक्व व्यक्तियों के हाथों में है, फलतः वे न तो अपने सदस्यों के हितों के बारे में गंभीरता से सोच पाते हैं और न ही विवादों से उत्पन्न होने वाली दूरगामी परिणामों के बारे में प्रमाण ही लगा पाते हैं। फलतः ऐसे नेतृत्वकारी व्यक्ति कभी भी विवाद उत्पन्न कर लेते हैं। इससे दोनों पक्षकारों के बीच लंबे समय तक स्वार्थपूर्ण वातावरण का विकास नहीं हो पाता है। निरीक्षकों का दुर्व्यवहार। हमारे देश में यह भी गंभीर समस्या है कि कारखानों में निरीक्षकों का श्रमिकों के प्रति व्यवहार अच्छा व सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। शायद समय आयोग ने भी इस बात मत की पुष्टि की थी और लिखा था कि दुर्व्यवहार के कारण हड़तालें ज़्यादा हुई है। प्रबंधकों का असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। श्रमिकों तथा श्रम संघों के बीच के प्रति प्रबंधकों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं है। वे सदैव श्रम संघों को केवल लड़ाका संगठन समझते हैं। वे श्रम संघों को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। वे उन्हें मानवीय आधार नहीं देते हैं। परिणामस्वरूप औद्योगिक विवाद खड़े हो जाते हैं। प्रबंध में हिस्सेदारी। भारतीय कारखानों में श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। कुछ ही कारखानों में श्रमिकों को हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। अतः श्रमिक हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए
हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए हड़ताल करते हैं। वास्तव में हमारे देश में इस कारण को लेकर हड़तालें बहुत कम होती है, किंतु पाश्चात्य विकसित देशों में जहाँ पर पर्याप्त मजदूरी मिलती है और जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा है, वहाँ पर परम हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए हड़तालें काफ़ी होती है। सामूहिक सौदेबाजी। भारत में आज भी औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए सामूहिक सौदेबाजी पद्धति को बहुत ही कम अपनाया जाता है। श्रमिक इसको बढ़ावा देने तथा न्यायालय द्वारा समझौता प्रणाली को कम करने के प्रयास के लिए भी आंदोलन करते हैं। निर्माण एवं तकनीकी में परिवर्तन। निर्माण प्रक्रिया एवं तकनीक में परिवर्तन। भारत में औद्योगिक विवाद उद्योग में निर्माण प्रक्रिया एवं तकनीक में परिवर्तन कारण भी बहुत अधिक होते हैं। कुछ दशकों में पूर्व विकेंद्रीकरण, वैज्ञानिक प्रबंध के कारण तथा हाल के वर्षों में कंप्यूटरीकरण के कारण कई औद्योगिक विवाद हुए हैं। जिनमें ऐसे विवाद बेरोजगारी के भय से करते हैं। स्थान परिवर्तन। उद्योग स्थान में परिवर्तन कभी कभी कुछ छूटों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो कभी कभी पर्यावरण की दृष्टि से सरकारी आदेश के अधीन अनिवार्य रूप से स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। श्रमिक दोनों ही दशाओं में स्थान परिवर्तन का विरोध करते हैं और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। चौथा कारण है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज। भारत में औद्योगिक विवादों के उत्पन्न होने का एक महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक कारण है। भारत में औद्योगिक विवाद तथा श्रम संघ का इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजनीतिक कारण श्रमिक विवादों में काफ़ी सक्रिय रहे। कुछ प्रमुख राजनीतिक कारण निम्नलिखित है। पहला, सरकार विरोधी हड़तालें। भारत जब स्वतंत्र था तब उनकी सरकार के विरोध में श्रमिकों ने हड़तालें की थी। सरकार नीति का विरोध। हमारे देश में सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए भी अनेक बार हड़तालें की गई है। 90 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में तो सरकार की उदारीकरण तथा वंजीकरण की नीति के विरोध में अनेक श्रम आंदोलन हो चुके हैं। राजनीतिकों का प्रभाव। हमारे देश में श्रम संघों राजनीतिकों का प्रभाव है। परिणामस्वरूप कई राजनीतिक अपने मनमाने ढंग से हड़ताल करवा देते हैं। नेताओं की गिरफ्तारी। कभी कभी श्रम नेताओं की गिरफ्तारी या नज़रबंद कर लिया जाता है। उनको स्वतंत्र करवाने के लिए अनेक हड़तालें करवाई जाती है। सहानुभूति। कई बार श्रमिकों के एक वर्ग द्वारा हड़ताल कर देने पर श्रमिकों के अन्य वर्ग भी हड़ताल प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि औद्योगिक विवादों के अनेक कारण हैं, किंतु बिहार में शायद ही कोई विवाद किसी एक ही कारण से उत्पन्न होता हो। भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमें लगे कि कोई विवाद किसी विशिष्ट कारण से हुआ है, वस्तु औद्योगिक विवाद उपयुक्त कारणों या किसी अन्य कारणों के मिले जुले प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं।